अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स कोर प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का पार्ट हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं आप, मींस कि आप किसी भी हायरार्की पे रिस्पॉन्स हायरार्किकल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल हैं, अथॉरिटी हैं आप, या पार्ट हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। आप हमेशा रूटीन लाइफ में या कहीं भी जब किसी इदारे का पार्ट बनते हैं तो कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, जिनको फॉलो करते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हेनरी फेयोल ने कौन से ऐसे प्रिंसिपल दिए जिनको ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर सकती हैं, जिनको मैनेजर्स फॉलो कर सकते हैं, जिनको मैनेजर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जिनकी बेसिस पे आप इवेल्यूएशन कर सकते हो, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट कर सकते हो। यानी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल, आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, वर्कर्स मोटिवेशन कर सकते हैं, आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं, आप इवेल्यूएशन कर सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो हेनरी फेयोल ने जो एक जिनको ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स कहा जा सकता है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये क्लासिकल ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट्स है। ये कुछ हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल्स दिए कि जब आप, अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप बॉस हैं, अगर आप अथॉरिटी हैं, तो आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बेस्ट पॉसिबली ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम आज के लेक्चर में क्लासिकल या ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले ज़रूरी है कि हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लें कि हेनरी फ्योल ने ये प्रिंसिपल्स जब दिए तो क्या इसके रीजंस थे, इसकी इसका बैकग्राउंड क्या था। तो हिस्ट्री कुछ हम देख लेते हैं फर्स्ट स्लाइड में। हेनरी फ्योल वाज born in Istanbul in 1841. When he was 19, he began working as an engineer at a large mining company in France. He eventually became the director at the time when the mining company employed more than 1,000 people. तो अब आपको क्लियर हो रहा है। तो पहले तो हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ एम्प्लॉज़ को ही, एम्प्लॉज़ से रिलेटेड है ये सब कुछ। ट्रेडिशनल अप्रोच एम्प्लॉज़ पे बेस कर रही है कि आप किस तरह अपने वर्कर्स को, पर्सनेल्स को, ह्यूमन रिसोर्स को, वर्कफोर्स को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, उनको कैसे बेस्ट पॉसिबली आप अवेल कर सकते हैं उनकी स्किल्स या उनकी एक्सपर्टीज़ को। Through the years, Fayol began to develop what he considered to be 14 most important principles of management. Essentially, these explained how managers should organize and interact with staff. तो एक पॉइंट तो यहाँ क्लियर कर लें कि हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए, हेनरी फ्योल बेसिकली एक एम्प्लॉय था, एक डायरेक्टर की पोस्ट पे आया माइनिंग कंपनी में। तो अब जब कंपनी का पार्ट था, एक बिजनेस का माइनिंग इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, तो अब वो जब लोगों को देख रहा था, वर्कर्स को देख रहा था, अवेलेबल रिसोर्सेज को देख रहा था, तो उसने यहाँ से इन चीज़ों को देखते हुए कुछ प्रिंसिपल्स ऑब्ज़र्व किए और प्रिंसिपल्स अपनी कंसिड्रेशन की बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिनको हम कहते हैं 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल। कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि आप स्टाफ को देखें, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इंटरेक्ट विद स्टाफ, कि आप एक मैनेजर्स हैं, हाउ मैनेजर शुड ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्ट विद स्टाफ। कि आप मैनेजर हैं
तो आप किस तरह अपने वर्कर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन होना चाहिए, कैसे उनको आप मैनेज करें। तो ये हम 14 प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहे हैं। In 1916, 2 years before he stepped down as a director, he published his 14 Principles of Management. तो अब इसने क्या किया, 1916 में एक बुक लिखी, और बुक में उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, ये एक बुक थी। और इस बुक में हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए। आप देखते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप जब भी कहीं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो हमेशा आप पहले कुछ प्रिंसिपल्स सेट कर लेते हैं। आप कहते हैं कि अगर चीज़ें सही नहीं हो रही, अगर काम सही नहीं हो रहा, अगर वर्कर सही परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप उनको कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं कि ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे कोर वैल्यूज़ हैं, और इनको आपको फॉलो करते हुए परफॉर्मेंस देनी होगी, एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी होगी, टास्क कंप्लीट करने होंगे। तो हेनरी फ्योल ने भी 1916 में 14 प्रिंसिपल दिए, जो उसने एक बुक लिखी। फ्योल आल्सो क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ 6 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच गो हैंड इन हैंड विद द प्रिंसिपल्स। अब जो हम प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर रहे, तो उनमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, हमने कुछ इस तरह के प्रिंसिपल्स देखे। फिर हमने कहा कि कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन, तो ये प्रिंसिपल्स भी हेनरी फ्योल ने दिए हैं, जो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स हैं कि आप पहले प्लानिंग करें, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने कहा कि स्टाफिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो हेनरी फ्योल ने 6 प्रिंसिपल्स भी दिए जो बेस कर रहे हैं, जो लिंक कर रहे हैं, सॉरी फंक्शंस जो लिंक कर रहे हैं प्रिंसिपल्स को। तो अब ये तो हमारे पास बैकग्राउंड है। अब हम फ्योल 14 प्रिंसिपल्स की तरफ जा रहे हैं। 14 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? फ्योल प्रिंसिपल्स आर लिस्टेड बिलो। द फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो हेनरी फ्योल ने पहला जो प्रिंसिपल दिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं, जहां रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो एक बिजनेस है, जो एक सर्विस सेक्टर है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पहले तो बात ये क्लियर करें आप कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स कि हमने जैसे कहा था कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, स्टाफिंग में हमने डिस्कस किया कि आप पहले तो राइट पर्सन लें, राइट फॉर द राइट जॉब, और फिर उसको आप उसका वर्क भी असाइन करें। तो आप स्किल्स को देखते हुए, क्वालिफिकेशंस को देखते हुए, एक्सपर्टीज़ को देखते हुए डिवीजन ऑफ वर्क करें। हर वर्कर को क्लियर हो कि उसका टास्क क्या है, उसका जॉब ऑर्डर क्या है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो जब ये क्लियर होंगे एक वर्कर को, जॉब डेजिग्नेशन क्या है उसकी, जैसे अथॉरिटी में हम जाएंगे, जब ये क्लियर होंगी तो एक वर्कर इजीली अपने टास्क को इन टाइम कंप्लीट करेगा। तो क्लियर, इन टाइम कंप्लीट नहीं करता तो कंट्रोलिंग भी आप कर सकते हैं और इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। तो हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया, डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर। तो आज आप जब अपने रूटीन एक्टिविटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं तो आप डिवीजन ऑफ वर्क कर लेते हैं, और आर्ली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, कि मैं एक वीक में मैंने ये काम करना है, नेक्स्ट वीक में मैं ये काम करूँगा, थर्ड वीक ये होगा और लास्ट वीक ये। तो एक मंथ का आप क्या कर लेते हो, प्लान बना लेते हो। तो देखिए ये डिवीजन ऑफ वर्क होना ज़रूरी है। तो हेनरी फ्योल ने जो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल दिया वो था कि डिवीजन ऑफ वर्क was the first principle by Henry Fayol. When employees are specialized, output can increase because they become increasingly skilled and efficient. तो बात ये हो रही है कि एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड हों, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी उन्हीं लोगों को सिर्फ असाइन करें जो उससे उसमें क्वालिफाइड हैं, स्किलफुल हैं, और फिर वर्क को आप डिवाइड करें एज पर स्किल, एज पर क्वालिफिकेशन, एज पर एक्सपर्टीज़, इसको देखते हुए एज पर अथॉरिटी, एज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, आप वर्कर्स को वर्क डिवाइड करें। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, वैल्यू क्रिएशन चाहते हैं, जो हर इदारे का ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए सेकंड प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया वो था अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या मतलब है कि मैनेजर्स मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स, बट दे मस्ट also keep in mind that with authority comes responsibility.
हम सेकंड प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया कि जब आप एक इदारे को, एक ऑर्गेनाइजेशन को के रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहते हो, रिसोर्सेज वर्कर्स हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज फाइनेंस हो सकता है, वो रिसोर्सेज कैपिटल हो सकता है, वो रिसोर्सेज फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं। तो जब आप चाहते हैं कि हम एक इदारे को हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों, हम गोल अचीव कर सकें, अकम्पलिश्ड हों, तो फिर आप अथॉरिटीज़ असाइन करें। आप अपने मैनेजर्स को अथॉरिटेरियन मैनेजर्स हों, आपके आपके मैनेजर्स में अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अथॉरिटी असाइंड हो। मतलब ये है कि आप लोगों को, जैसे हमने पढ़ा कि टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी हमारे पास, फिर हॉरिजेंटल अप्रोच हो सकती है, हेलो सिस्टम हो सकता है। तो डिफरेंट सिस्टम्स हैं मैनेजरियल हायरार्की के। तो जब हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस किया तो हमने कहा था कि टॉप मैनेजमेंट को अथॉरिटी क्लियर हो, मिडल मैनेजमेंट को अथॉरिटी क्लियर हो, और जो लोअर मैनेजर हैं, ये जो स्टाइल है, इन्हें भी अथॉरिटी क्लियर हो। जब आप अपने मैनेजर्स को एज अ सीईओ, एज अ टॉप मैनेजर, एज अ मिडल मैनेजर, एज अ लोअर मैनेजर, यानी आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, आप एग्जेक्टिव्स हैं, या एग्जीक्यूटरी हैं, या आप सुपरवाइजरी हैं, तो जब आपको ऑर्डर क्लियर होगा तो अब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला काम यहाँ होगा, कि आपका वर्कर को क्लियर होगा कि मेरी लिमिट क्या है, मेरी ज्यूरिडिक्शन क्या है, मेरी एक्सेस कहाँ तक है, मैं कौन से ऑर्डर कर सकता हूँ, मैं किन वर्कर्स को डिमोट प्रमोट कर सकता हूँ। तो आप फिर सिर्फ एक्सेसिबल होंगे वहाँ तक जहाँ तक आपकी लिमिट होगी। तो इस तरह आपके डिपार्टमेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब नहीं होंगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइनेंस मैनेजर को सिर्फ अथॉरिटी है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही मैनेजर है। इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको अथॉरिटी है कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही देखेगा। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्लियर होना चाहिए कि मेरा काम है रिसर्च करना, न्यू मेथड्स देखना, कंपेटिटर्स पे नज़र रखना, मार्केट को देखना। इसी तरह सेल डिपार्टमेंट, उसको क्लियर है कि हमने सिर्फ सेल, तो अथॉरिटी, तो जब जो अथॉरिटी है एक पर्सन को, उसका वही राइट होना चाहिए, तो आप अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करें। एक और पॉइंट यहाँ क्लियर कर लें कि जब अथॉरिटी देते हैं तो अथॉरिटी जब ऑर्डर्स क्लियर हों तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। तो जिस मैनेजर को आपने अथोराइज किया, तो मैनेजर अब रिस्पॉन्सिबल भी है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को इन टाइम कंप्लीट करे। थर्ड प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया वो था डिसिप्लिन। देखिए, जहाँ डिसिप्लिन ना हो तो वहाँ आप देखते हो कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो सकती, वहाँ ऑर्डर्स कंप्लीश नहीं होते, वहाँ ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, वहाँ आप देखते हो कि मैनेजमेंट नहीं हो सकती। तो मैनेजमेंट के लिए तो ये पॉइंट ज़रूरी है कि डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिनरी एक्शंस या मैयर ज़रूर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का पार्ट हो। Discipline must be upheld in organization, but methods for doing so can vary. आप पहली तो बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन मींस के जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि आपको टाइम इन टाइम आउट दिया जाता है कि आप किस टाइम आएंगे और किस टाइम आप ऑफ करेंगे, ये डिसिप्लिन है। फिर आपको बता दिया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह यहाँ परफॉर्म करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई एक प्रॉपर यूनिफॉर्म भी दिया जाता है कि ये यूनिफॉर्म होगा आपका, ये कॉस्ट्यूम्स होंगे आपके। डिसिप्लिन, तो ये तमाम चीज़ें डिसिप्लिन को काउंट करती हैं। फिर आपको क्लियर किया जाता है कि यहाँ आप ये अथॉरिटी क्या होगी, यहाँ आप को क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ डिमांड कर सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, मेथड्स हैं। इसके मेथड चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डिसिप्लिन का कोई एक ही मेथड हो। जब आप एक क्लास का पार्ट होते हैं तो आप क्लास में देखते हो कि एक डिसिप्लिन है। जब आप कोई बोल रहा होता है, आपका टीचर जब बोल रहा होता है तो आप वेट करते हैं, डिसिप्लिन आप कर रहे होते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस को फॉलो, मेयर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। क्वेश्चनिंग करने का एक टाइम होता है, स्टार्टअप होता है, एंड होता है, उसके मिड है, फिर एक ब्रेक टाइम है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, जो आउटलाइंस को फॉलो करते हुए आप देखते हो कि फर्दर कंटिन्यू होते हैं। तो डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। तो हमने ये पॉइंट थर्ड देखा कि हेनरी फ्योल ने जो थर्ड प्रिंसिपल दिया वो डिसिप्लिन से रिलेटेड था, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब डिसिप्लिन होगा, किसी भी लेवल पे वो,
मैंने कि जैसे आपको कहा कि फिजिकल या नॉन फिजिकल, टेंजिबल या इनटेंजिबल लेवल्स पे, तो वहाँ आप देखेंगे कि यानी ज़रूरी नहीं है कि कुछ काफ़ी सब कुछ क्लियर किया जाए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशन हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको चलने के लिए इदारे में आने के लिए वॉकिंग के लिए फुटपाथ दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको जब हर चीज़ के लिए रोड मैप का होना ज़रूरी नहीं है। आप कुछ चीज़ें कॉमन सेंस को फॉलो करते हुए अप्लाई करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और इसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। एम्प्लॉइज शुड हैव ओनली वन डायरेक्ट सुपरवाइजर। यूनिटी ऑफ कमांड ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोग ऑफिसर्स ना हों आपके, सारे मैनेजर्स या वर्कर्स या सीनियर्स आपको आपको आपके लिए अथॉरिटी ना हो। आपका सुपरवाइज़र, आपका मैनेजर, आपके डिपार्टमेंट का मैनेजर, चाहे वो जूनियर क्यों नहीं है, चाहे वो आपका जूनियर क्यों नहीं है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड कि एक पर्सन हो जो आपको ऑर्डर करे। आपको जब सब लोग ऑर्डर कर रहे हो तो आप देखते हो कि वहाँ ना तो परफॉर्मेंस हो पाती है और ना ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होते हैं। तो हेनरी फ्योल ने ये प्रिंसिपल दिया, जो उसने ड्रॉबैक्स देखे जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट था, और उससे उसने स्टेप डाउन किया। स्टेप डाउन करने के बाद उसको जिन बेसिस पे उसने स्टेप आउट, जिन कंप्लेंट्स पर उसने स्टेप आउट किया, जिन इश्यूज पे उसने स्टेप आउट किया, तो उनको देखते हुए उसने फर्दर कुछ प्रिंसिपल डिसाइड किए कि ये प्रिंसिपल्स अगर हों इस ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती हैं, उनके वर्कर्स वहाँ रिलैक्स होंगे, उनके रिसोर्सेज वहाँ मैनेज्ड होंगे, ठीक है, और आउटपुट दे पाएंगे। तो हमने लास्ट इस फर्स्ट स्लाइड में जो प्रिंसिपल देखा फोर्थ, वो था यूनिटी ऑफ कमांड। तो जब यूनिटी ऑफ कमांड हो, एक पर्सन, वन पर्सन, आप सिंगल पर्सन आपका मैनेजर हो, जो आपको जो रिस्पॉन्सिबल हो, और आप लायबल हो उसे, आप उस आपकी ड्यूटी हो कि आप उसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी जो भी मैसेज हैं जो वो कम्युनिकेट कर रहा है, जो डायरेक्शंस दे रहे हैं, उनको फॉलो करें। तो इट मीन्स कि यूनिटी ऑफ कमांड का हम ये यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि एक ही मैनेजर हो, आपका अथॉरिटी हो, बॉस हो, जिसको आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हो, जिसको आप लायबल हो। आप तमाम सीनियर्स को, तमाम मैनेजर्स को लायबल नहीं है। देखिए, आपके पास है यूनिटी ऑफ कमांड। और आज हम जिन ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि वहाँ हर एक पर्सन दूसरे के लिए ऑफिसर है, हर एक पर्सन बॉस बनना बना बैठा होता है, या अब ऑर्डर्स कर रहा होता है, तो वहाँ आप देखते हो कि आपके वर्कर्स जो हैं वो डाइवर्टेड रहते हैं कि मैं किसकी बात सुनूं, किन के रूल्स को फॉलो करूं, किसकी स्टैंडर्ड्स या ऑर्डर्स को फॉलो करूं, और वहाँ फिर गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसी से रिलेटेड है, फिफ्थ। Unity of command or unity of directions. Teams with the same objective should be working under the direction of one manager using one plan. This will ensure that action is properly coordinated. हम जैसे बात करते हैं ना, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, टीम मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के तमाम टीम के लिए एक पर्सन डायरेक्टर हो उनका, एक उनका टीम लीड हो, एक सुपरवाइज़र हो, एक मैनेजर हो, एक लीडर हो जो आपको लीड कर रहा हो। अगर एक ही पर्सन आपको लीड करेगा तो आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। और अगर टीम के तमाम सीनियर्स, टीम के तमाम एक्सपर्ट्स, टीम के तमाम मेंबर्स एक दूसरे को लीड करने की कोशिश करें, एक दूसरे के लिए डायरेक्टर्स बने, सुपरवाइजर्स बने, बनने की कोशिश करें, तो वहाँ आप देखेंगे मिसमैनेजमेंट होती है। और ऐसी टीम्स या ऐसे प्रोजेक्ट टीम्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने टास्क को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाती। तो ये हमने फिफ्थ प्रिंसिपल देखा जो हेनरी फ्योल ने अपनी फिफ्थ प्रिंसिपल जो डिसाइड किया। इसी तरह सिक्स प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने डायरेक्ट किया वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। The interests of one employee should not be allowed to become more important than those of group. This includes managers. या ये भी आपको कहा गया है कि जब मेजॉरिटी को आपको देखना चाहिए,
हेनरी फ्योल का ये प्रिंसिपल, तो हम ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि यही प्रिंसिपल्स ही आपको सक्सेसफुल करें, एक सक्सेसफुल मैनेजर बनाएं, ये ज़रूरी नहीं है। आप मॉडर्न प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, आप साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट जो थे उनके प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, टेलर प्रिंसिपल जिसे हम कहेंगे। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सामने रखें, इंडिविजुअल गोल को सामने ना रखें। आप देखते हो जहाँ करप्शन हो रही होती है जिन इदारों में फ्रॉड हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ इंडिविजुअल गोल्स पे काम हो रहा होता है। वहाँ सिंगल पर्सन या मैनेजर या बॉस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम नहीं हो रहा होता। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए जो तमाम लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, आप ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी पे या आउटपुट पे काम करें। लेकिन जहां हम ये देखते हैं कि मैनेजर काम मैनेजर जो ऑर्डर आपको करते हैं वो उसके मफाद में होते हैं, मैनेजर के मफाद में होता है, तो वहाँ मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते। और वो मैनेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके पर्सनल गेन्स होंगे, उसके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो काम करेगा, अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा। तो यहाँ ये बात की गई कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को आप फोकस ना करें, आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करें, कोलैबोरेटेड ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करें जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर? ये सिक्स जो प्रिंसिपल दिया गया हेनरी फ्योल की तरफ से। इसी तरह हेनरी फ्योल सेवंथ जो प्रिंसिपल डायरेक्ट करते हैं वो है रेम्यूनरेशन, जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। Remuneration means wages, remuneration means benefits, remuneration means financial, non-financial benefits, salaries. Remuneration. Employee satisfaction depends on fair remuneration for everyone. This includes financial and non-financial compensation. देखिए, फाइनेंशियल कंपनसेशन में जब हम बात करते हैं तो वो सैलरीज हैं, वो वेजेस हैं, वो अलाउंसेस हैं, जैसे आपके पास मेडिकल अलाउंस है, जैसे अकोमोडेशन अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, या आपके महंगाई अलाउंस। तो ये कुछ अलाउंसेस हैं जो इदारा दे रहा होता है, जैसे आपके सामने इंश्योरेंस है, पेंशन है, ग्रेचुइटी है, बेनवोलेंट फंड है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट यानी जीपी फंड है, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, पीपी फंड, जैसे का तो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं फाइनेंशियल, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जब वर्कर्स को ऐसे बेनिफिट दिए जाते हैं तो आपका वर्कर वहाँ से बूस्ट अप होता है, मोटिवेटेड होता है, और हमने यही पॉइंट मोटिवेशन में पढ़ा था। तो जब आपका वर्कर फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखते हुए मोटिवेट होता है और फर्दर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, तो जितने बेस्ट बेनिफिट्स आप देंगे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, उतने फ्रॉडलेंट बिहेवियर डिक्रीज होगा, ओवरकम होगा, और उतना ही आप देखते हो कि करप्शन कम होती है इदारों में, ऑर्गेनाइजेशन पे। लेकिन नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। जैसा कि ट्रैवलिंग फैसिलिटी, जैसा कि आप कह सकते हैं कि मोटर कार फैसिलिटी, कन्वेंस फैसिलिटी, या अप्रेजल्स, या अवार्ड्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि फ्री अकोमोडेशंस, जैसे डिनर हैं या लंच ब्रेक हैं या ट्रिप हैं, विजिट्स हैं, ये डिफरेंट वाउचर्स हैं, शॉपिंग वाउचर्स, डिफरेंट नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स जब ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को ऑफर करती हैं, तो आपका वर्कर अच्छा परफॉर्म करता है, मोटिवेटेड रहता है, और मोटिवेशन ही बेस्ट आउटपुट दे सकती है। तो हमने जो हेनरी फ्योल ने सेवंथ प्रिंसिपल डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफर किया, वो रिम्यूनरेशन था। इसी तरह एट्थ जो प्रिंसिपल था वो था सेंट्रलाइजेशन। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू हाउ close employees are to the decision making process. It is important to aim for an appropriate balance. सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि आप कुछ ट्रस्टवर्थी सीनियर्स, स्किलफुल वर्कर्स, या आप कैसे जो जिनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, स्किलफुल मैनेजर्स, क्वालिफाइड मैनेजर्स, उनको आप अपनी सेंट्रलाइज मीन उनको मैनेजमेंट का, उनको प्लानिंग का, उनको बजटिंग का, उनको ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ का पार्ट बनाएं। जब उनको आप बजटिंग का यानी प्लानिंग का पार्ट बनाते हैं, उनको इवेल्युएशन का पार्ट बनाते हैं, जो ट्रस्टवर्थी मैनेजर्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, उनको ऑफर किया जाता है। जैसे आपके हम एक देखते हैं टॉप डाउन बजट्स,
टॉप डाउन प्लानिंग, टॉप डाउन प्लानिंग में आप देखते हो कि टॉप मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं, और बॉटम अप में क्या होता है कि आप अपने लोअर रैंक वर्कर्स को पार्ट बना देते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं, उनकी बेसिस पे बजट्स या प्लान्स किए जाते हैं, एस्टिमेट सेट किए जाते हैं, फ्यूचर स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो जब ऐसा हो रहा हो तो ये सेंट्रलाइजेशन है, जिसे हमने कहा दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू हाउ क्लोज एम्प्लॉयज आर टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि कैसे आप एम्प्लॉयज़ को क्लोज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बना सकते हैं। जब आप अपने एम्प्लॉय से सजेशंस लें कि वो क्या चाहते हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं ये उनके लिए फिटेड हैं, रीज़नेबल हैं, रिलायबल हैं या नहीं है, या जो प्लान आप इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रहे हैं वो रिलायबल फिजिबल हैं या नहीं है। तो ये हमारे पास एट प्रिंसिपल है जिसे हम सेंट्रलाइजेशन कह रहे हैं। तो आप काफ़ी देखते हैं देखें, जब स्टाइल चेंज होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लिबरल है, लीजर फेयर है, जब ये स्टाइल लीडरशिप स्टाइल चेंज होते हैं तो प्रिंसिपल्स भी चेंज होते हैं। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल बेस करते हैं, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को जब हम बात करते हैं, तो ये सेंट्रलाइजेशन में अगर आप बात करें तो यहाँ ऑटोक्रेटिक इसको सुटेबल प्रिंसिपल नहीं डिस्कस कर सकता, नहीं ले सकता ये ऑटोक्रेटिक मैनेजर। यहाँ एक लिबरल मैनेजर है वो इसे सूटेबल लेगा। यहाँ एक ऐसा मैनेजर जो लोअर लेवल मैनेजर्स को या वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को पार्ट बनाता है डिसीजन मेकिंग में, तो वो एक ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता। तो डिपेंड करता है स्टाइल ऑफ लीडरशिप, बिहेवियर या एटीट्यूड्स पे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है स्केलर चेन। ये ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज शुड बी अवेयर ऑफ वेयर दे स्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की या चेन ऑफ कमांड। स्केलर चेंज मीन्स कि आपके वर्कर्स का आपस में कोलैबोरेशन हो, आपस में जैसे क्या ये कैसे किया जा सकता है, ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है कि आप वर्कर्स को ट्रांसफ़र करें डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट्स, उनके लिए सेमिनार्स अटेंड करें, उनके ट्रेनिंग सेशंस दें जहां उनकी कोलैबोरेशन रहे एक दूसरे के साथ, वर्कर्स को ट्रांसफ़र करें एक डिपार्टमेंट या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। स्किलफुल जो वर्कर्स हैं जिनको आप समझते हैं कि ये क्वालिफाइड हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं, ये अपने टास्क को इन टाइम कंप्लीट करते हैं, बेस्ट क्वालिफाइड मैनेजर्स हैं, तो उनको आप वर्कर्स की ट्रेनिंग सेमिनार्स में उनको आप उन्हें अलाउ कर सकते हैं या उन्हें पार्ट बना सकते हैं। जैसे आप ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है, जैसे ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग है। एक ट्रेनिंग हो सकती है ऑन दी जॉब कि आपने वर्कर्स हायर कर लिया और जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ ट्रेन भी होता रहता है, जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं हमारी इन्वायरमेंट में। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है कि कुछ इदारे पहले से ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होता है तो फिर उसे कहा जाता है कि आप जाके आप एक अपना काम स्टार्ट करें। स्केलर चेन इम्प्लाइज शुड बी अवेयर ऑफ वेयर दे स्टैंड। ये ज़रूरी है वर्कर्स को क्लियर होना चाहिए मेरी अथॉरिटी क्या है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, और कोलेबोरेशन से ये काम क्लियर होगा, स्केलर चेन बनेगी, हायरार्की क्लियर हो, मैं टॉप मैनेजर में हूँ क्या मैनेजमेंट में हूँ, मिडल मैनेजमेंट में हूँ या लोअर मैनेजमेंट में हूँ, चेन ऑफ कमांड, उसे अपनी कमांड क्लियर हो, उसे अपनी अथॉरिटी क्लियर हो, उसे अपनी पावर्स क्लियर हों। और जब ये पावर्स क्लियर होती हैं तो एक वर्कर अपनी लिमिट्स को, अपनी अथॉरिटी को अ, से हट नहीं सकता, या उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऑर्डरली मैनर्स जो हैं उनको अवेल ही करता है, उनके अगेंस्ट नहीं जाता। इसी तरह नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर। द वर्क प्लेस फैसिलिटीज मस्ट बी क्लीन, tidy and safe for employees. Everything should have its place. अब ये देखें, ऑर्डर मींस के जो भी आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको वो सिक्योर हों, उनकी जॉब सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की जाए। जैसे हम क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे स्टार्ट के लेक्चर से हमने कहा था कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, के क्या नीड्स हैं आपकी, एक वर्कर की, एक एम्प्लॉय की, एक सिंगल पर्सन की, इंडिविजुअल की क्या नीड्स हो सकती हैं एम्प्लॉयज़ की। तो हमने कहा था कि सिक्योरिटी है, सर्वाइवल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो ये सेफ्टी है, ये डिफरेंट नीड्स हैं। तो ऑर्डर मींस द वर्क प्लेस फैसिलिटीज़, वर्क प्लेस फैसिलिटीज़ मस्ट बी क्लीन। आपकी वर्क प्लेस फैसिलिटीज़ जो हैं तमाम वर्कर्स को ये
ब्लैक एंड वाइट में हों, डिसाइडेड हों कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वर्कर्स को अलाउ होंगी, कौन सी फैसिलिटीज़ वर्कर अवेल कर सकता है। और जब ये ऑर्डर क्लियर हो आपके वर्कर्स को, एम्प्लॉइज़ को, तो आप देखते हो कि आपका वर्कर फिर और जो वर्कर्स हैं या उसके सीनियर जूनियर्स हैं, उनकी जो भी उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तो वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसे उसी लिमिट में रहते हुए, जुरिडिक्शन में रहते हुए परफॉर्मेंस दे रहा होता है। ठीक है, तो ये हुआ ऑर्डर, जिसे हमने कहा द वर्क प्लेस फैसिलिटीज मस्ट बी क्लीन, टेडी एंड सेफ फॉर एम्प्लॉइज। एवरीथिंग शुड हैव इट्स प्लेस। हर वर्कर के लिए आप उसको अपना डिपार्टमेंट, अपना ऑफिस, अपनी जुरिडिक्शन, अपना ऑर्डर प्रोवाइड करें। और जिन इदारों में, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखते हो कि ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वहाँ वर्कर बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। इसी तरह है इक्विटी। मैनेजर्स शुड बी फेयर टू स्टाफ एट ऑल टाइम्स, both maintaining discipline as necessary and acting with kindness where appropriate. Equity. Equity means equilibrium, equality. आप अगर मैनेजर हैं तो आप फेयर हों अपने स्टाफ के साथ। फेयर मींस के जो भी फैसिलिटीज़ आप वर्कर्स को देना चाहते हैं, तमाम के लिए वो फैसिलिटीज़ हों। परफॉर्मेंस बेस्ड देना चाह रहे हैं तो आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल को एक क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बाइस्ड होना चाहिए, फेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल होनी चाहिए, जिसमें किसी को फेवर ना किया जाए, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म ना हो। तो ये इक्विटी होगा, इक्वालिटी होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट प्रिंसिपल ले रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनेल। देखिए, आपके वर्कर्स की जो टेन्योर है, या पर्सनेल्स का या एम्प्लॉइज़ का जो वर्किंग टाइम है, जो जॉब पीरियड है, टेन्योर मींस जॉब पीरियड, वो स्टेबल होना चाहिए। मैनेजर्स शुड स्ट्राइव टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टेन्योर। पर्सनल प्लानिंग शुड बी प्रायोरिटी। यानी आप देखते हो कि जब एक वर्कर किसी इदारे का पार्ट बनता है या हायर किया जा रहा होता है, तो उसे एक जॉब स्ट्रक्चर दिया जाता है कि आप किसी भी पोजीशन पे जा रहे हैं तो आप कितना टाइम काम करेंगे, आपका टेन्योर क्या होगा। टेन्योरल, जिसे हम कहते हैं ना ट्रांसफ़र, टेन्योरल ट्रांसफ़र होनी चाहिए वर्कर्स की। जब एक वर्कर जैसे 3 साल तक एक जगह, एक अथॉरिटी पे, एक चेयर पे रहा है, तो उसे वहाँ से आप ज़रूर ट्रांसफ़र करें दूसरे डिपार्टमेंट में, या उसे प्रमोशन करें या उसे ट्रांसफ़र करें। जब आप ये काम करते हो तो यहाँ से चांसेस ऑफ करप्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और जब एक वर्कर एक लॉन्गर टाइम के लिए एक डिपार्टमेंट का या एक ऑफिस का पार्ट रहे, तो आप देखते हैं कि वो तमाम चीज़ें सीख चुका होता है कि अब मैं कैसे करप्शन कर सकता हूँ, कैसे फ्रॉड कर सकता हूँ, कैसे मिसमैनेजमेंट कर सकता हूँ, कैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पे, कि जब भी आप अगर आप मैनेजर हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का होना ज़रूरी है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मींस कि जहाँ भी अगर आपको किसी ऑफिस में, आपको किसी भी डिपार्टमेंट में मैनेजर असाइन किया गया है, आपको कहीं कोई जॉब या टास्क दिया गया है, तो एक डिसाइडेड टाइम हो जिसमें आप अपना टाइम, अपना काम कंप्लीट कर पाएँ और उसमें कोई डिस्टरबेंस ना रहे। और जब स्टेबिलिटी ना हो, तो स्टेबिलिटी यानी सेफ्टी ना हो, सिक्योरिटी ना हो, आपके सर्वाइवल की सिक्योरिटी ना हो, तो आप अपने काम को इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते। जब आपको क्लियर होता है कि मैं 1 साल के लिए यहाँ मैंने काम करना है, तो अब आप 1 साल के लिए वहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यानी अगर अप्रेजल जैसे हम प्री कंट्रोल कहते हैं, समेटिव कहते हैं, पोस्ट कंट्रोल कहते हैं, तो जब अगर समेटिव हो रहा है, साथ साथ कंट्रोलिंग भी की जा रही है, तो वहाँ ठीक है, हो सकता है कि आप, ये डिपेंड करता है, हमने पहले भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ क्या हैं, उन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक एक टीचर है जो एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुका है, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हो, उसे उस सब्जेक्ट पे अगर कमांड है, तो उसे वो सब्जेक्ट स्टार्ट करने की फैसिलिटीज़ दी जाएँ, उसे टाइम दिया जाए कि वो सब्जेक्ट कंप्लीट करे। अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, अप्रेजल हो चुका है और अप्रेजल में
उसकी परफॉर्मेंस वीक है, तो फिर एक्शन लेना चाहिए। और ये मैनेजमेंट का हमने फंक्शन देखा, इसे प्रिंसिपल है ये, कि फिर आप एक्शन लें। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ टीन्योर ऑफ पर्सनल हो, कि आपका वर्कर कहीं भी कोई जॉब कर रहा है तो उसे सिक्योरिटी, उसकी जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी पे ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, पॉलिसी देनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए, ताकि एक वर्कर जितना टाइम काम करे, जो उसके पास अवेलेबल टाइम हो, तो वो खुद को सिक्योर, अपने सर्वाइवल को सिक्योर, खुद को सेफ कंसीडर करे। सेकंड लास्ट है इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज शुड बी गिवन द नेसेसरी लेवल ऑफ फ्रीडम टू क्रिएट एंड कैरी आउटपुट्स। यानी फ्रीडम हो आपको, आप इनिशिएटिव हो, आपके वर्कर्स कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफिशेंसी, एफिशिएंसी के लिए बेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए बेस्ट है, तो आपके वर्कर को ये राइट हो, उसे ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो, उसे मैनेजर्स, उसे सुपरवाइजर्स सपोर्ट करें, मोटिवेट करें इस पॉइंट पे कि वो कोई स्टेप ले सके ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए। इनिशिएटिव में आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आप एज अ मैनेजर अपने वर्कर्स को मोटिवेट ज़रूर करें। और ये सेकंड लास्ट प्रिंसिपल। और जो 14th प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने प्रेजेंट किया, वो था स्पिरिट डी कॉर्प्स। ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्राइव टू प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। टीम वर्क, स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स टीम वर्क, कि टीम वर्क पे मैनेजर्स को फोकस करना चाहिए। अगर आप टीम लीड हैं तो आपको अपने तमाम टीम मेंबर्स पे फोकस, ऑब्जेक्टिव पे फोकस, गोल पे फोकस्ड होना चाहिए। टीम स्पिरिट होने चाहिए, आपको टीम को मोटिवेट करना चाहिए। आप जो, यानी लैक ऑफ एम्पैथी ना हो। आप अगर खुद एक टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, खुद एक काम नहीं कर सकते, आप में वो स्किल्स नहीं हैं, आप में वो गट्स नहीं हैं, तो आपका वर्कर कैसे मोटिवेट होगा आपसे? तो स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये हमारे पास 14 प्रिंसिपल थे, जिनको हम ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। और ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स बेसिकली एम्प्लॉय मोटिवेशन से रिलेटेड हैं, वर्कर से रिलेटेड हैं, स्टाफिंग से रिलेटेड हैं। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था आज के लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो हम अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यानी टेलर प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे।